फ्रेंड्स, अगेन आई एम कमिंग विद द कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो आज मैं फिर कॉरपोरेट अकाउंटिंग में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट विल बी बैलेंस शीट आइटम्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फॉर बैंकिंग कंपनीज। तो दोस्तों, पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था and we have to learn various types of schedules, and in profit and loss account we have to know schedules from 13 to 16। तो वहाँ पे हमारे शेड्यूल्स होते हैं 13 to 16। तो अगर हम बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो वी हैव टू लर्न शेड्यूल फ्रॉम 1 to 12। अब 1 to 12 से लेके हमारे जो शेड्यूल बिलोंग करेंगे दैट विल बी ऑफ बैलेंस शीट। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक रहेगा बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा ब्रीफ में, ताकि हमें पता लगे कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन है दैट विल बी इन विच शेड्यूल, कौन सा ट्रांजैक्शन की शेड्यूल में होगा, वी हैव टू नो। तो देयर हेयर शेड्यूल बिलोंग्स शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12। तो यहाँ पे ये रहेगा। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो देयर इज शेड्यूल फ्रॉम, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शेड्यूल 13 टू शेड्यूल 16। तो दैट इज़ द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी का ये ऊपर वाला शेड्यूल रहेगा 1 to 12, और P&L का जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है 13 to 16। तो आज मैं बैंकिंग कंपनी का इम्पॉर्टेंट शेड्यूल दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट शेड्यूल। तो ये हमारा ब्रीफ में डिस्कशन होगा, ताकि इसके बाद हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व ईजीली, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा बैंकिंग कंपनी में यही डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम शेड्यूल करते हैं शेड्यूल नंबर 1। तो इसका एक मेथड है कि पहले हमें डिफरेंट शेड्यूल को बनाना है, ताकि उसमें कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एडजस्टमेंट कर सकें, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसके बाद हम सभी शेड्यूल को लेके एक बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन पहले हम इंडिविजुअली बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसको हम केयर कर सकें। वहाँ पे हमारा जो सेल्स एडजस्टमेंट है वी कैन डू द एडजस्टमेंट। तो दोस्तों, पहला शेड्यूल नंबर 1 जिसका हेडिंग मैं ले रहा हूँ दैट इज़ कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल होती है। तो यहाँ पे शेड्यूल का स्मॉल परफॉर्मा वी हैव टू प्रिपेयर, और यहाँ पे होता है अमाउंट रुपीज़ इन थाउजेंड्स और लैक्स। तो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैपिटल। अब कैपिटल में यहाँ पे जो कैपिटल ली जाती है वो दोस्तों होती है कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे ओनली हम यही कैपिटल को लेते हैं। तो कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो इसका जो भी अमाउंट होगा दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। तो ये बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस यानी वही मस्ट बी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ बैलेंसेस में हमें पेड अप कैपिटल गिवन होगी। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा होता है कैपिटल। अब मैं सेकंड शेड्यूल का देख रहे हैं। सेकंड शेड्यूल हमारा जो होगा दैट विल बी दोस्तों वो होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सेकंड प्रॉब्लम में सेकंड कॉलम में हम आएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम वेरियस इंक्लूजन के पॉइंट चेक करेंगे, व्हाट शैल बी इंक्लूडेड हेयर। तो यहाँ पे हम एक परफॉर्मा बना लेंगे, अलग एक अपना शेड्यूल बना लेंगे। वहाँ पे भी हमारा अमाउंट होगा इन थाउजेंड्स और लैक्स। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड इफ़ इट इज़ गिवन इन बैलेंस शीट, अगर ट्रायल बैलेंस में हमें रिजर्व फंड गिवन है तो हमें बैलेंस शीट के शेड्यूल 2 में पुट करना है, और उसको हम कहते हैं रिजर्व फंड।
उसके बाद जो हमने स्टैचूटरी रिज़र्व बनाया, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उसमें हमने 25% एडजस्टमेंट जो दी है वो स्टैचूटरी रिज़र्व को दी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं स्टैचूटरी रिज़र्व। तो स्टैचूटरी रिज़र्व का सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर हमारे सम में लास्ट ईयर का कोई बैलेंस गिवन है स्टैचूटरी रिज़र्व का ट्रायल बैलेंस में, वो हम टेक ओवर करेंगे। उसमें हम लेंगे एडिशंस। एडिशंस कौन से होंगे दोस्तों? एडिशन जो हमारे ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारे ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुए हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमारा एडिशन होगा। तो जो भी हमारा टोटल स्टैचूटरी रिज़र्व का अमाउंट होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन रिज़र्व एंड सरप्लस। उसके बाद हम लेते हैं बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, तो वो भी हमारा रिज़र्व एंड सरप्लस में आएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करके जहाँ पे लिखा था ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, तो वो पॉइंट भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो टोटल हम यहाँ पे पहले ही हमारा पॉइंट बन जाएगा कितना इसका टोटल है, दैट वी हैव टू टेक ओवर इन द लास्ट बैलेंस शीट, कंबाइंड बैलेंस शीट। वहाँ पे हम जब टोटल एक बार बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे टेक ओवर करेंगे। तो दोस्तों शेड्यूल 2 हमारा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद थर्ड शेड्यूल मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल हमारा होता है डिपॉजिट्स, क्योंकि पहला हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो लायबिलिटीज़ का है। तो पहला पॉइंट हमने लायबिलिटी का लिया। तो फर्स्ट पॉइंट शेड्यूल में हमने लिया कैपिटल, सेकंड शेड्यूल में हमने लिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड शेड्यूल जो हमारा लायबिलिटीज़ का है दैट इज़ डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स भी बैंक के लिए लायबिलिटी हैं। जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं दीज हैव टू पेड बाय बैंक, ये बैंक को देने होते हैं जो पब्लिक ने डिपॉजिट कराए हैं। अब डिपॉजिट की शेप में हम लेना चाहते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हमारा डिपॉजिट में आएगा। सिमिलरली डिपॉजिट्स अकाउंट, अब डिपॉजिट्स अकाउंट भी हमारे पास होंगे जिसमें हमारे सेविंग के डिपॉजिट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो आरडी डिपॉजिट, रैकरिंग डिपॉजिट भी हो सकते हैं। 3 तरह के हमारे डिपॉजिट होते हैं, सेविंग भी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हमारे हो सकते हैं और हमारे रैकरिंग डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। तो दीज डिपॉजिट्स आर मेन लायबिलिटी ऑफ बैंक। तो ये बैंक की लायबिलिटीज़ है। तो थर्ड शेड्यूल हमारा जो लायबिलिटी को बिलोंग कर रहा है पहला पार्ट, उसमें हमारा पॉइंट होगा डिपॉजिट। तो हमें ट्रायल बैलेंस में देखना है, इन्फॉर्मेशन में वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू पुट एट द अप्रोप्रिएट शेड्यूल, हमें अप्रोप्रिएट शेड्यूल में पुट करना है। तो ये हमारा थर्ड था। अब नंबर 4 शेड्यूल हमारा होता है बोरिंग्स। तो ये बैंक की बोरिंग्स भी एक बड़ा एक हमारा कंट्रीब्यूशन है इन लायबिलिटी। तो जो बैंक ने बोरो किया तो इसको भी हमें कंसिडर करना है। अब बोरिंग का क्या मतलब होगा, यहाँ पे हम लेते हैं बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। अब अदर बैंक से बोरिंग क्या है, पहले बोरिंग हमें देखनी है बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। अगर आरबीआई से बोरो किया वो भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड होगा, बोरिंग फ्रॉम अदर बैंक्स। तो ये भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल होगा, शेड्यूल नंबर 4, दैट इज़ फॉर रिगार्डिंग लायबिलिटी और दैट विल इंक्लूड बोरिंग्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम बोरिंग लेंगे, दैट विल बी इन ब्रीफ। उसके बाद हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 5 जो लास्ट हमारी लायबिलिटी होगी। इसमें हम मेंशन करेंगे अदर लायबिलिटीज़। तो ये हमारा पोर्शन होगा अदर लायबिलिटी का। तो यहाँ पे अदर लायबिलिटी में हमने कहा था अगर हमारी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग रिबेट आता है, रिबेट इज़ ए काइंड ऑफ डिस्काउंट बाय द बैंक इन प्रोवाइडिंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो बैंक दे रहा है, जो हमें कंसेशन दिया जा रहा है इन द डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़, जो हमें छूट दी जा रही है, दैट इज़ काइंड ऑफ लायबिलिटीज़।
तो क्लोजिंग जो भी हमारा रिबेट होगा अगर उसकी इंफॉर्मेशन होगी दैट वी हैव टू पुट इन अदर लायबिलिटी। तो रिबेट ऑफ, तो यहाँ पे ले सकते हैं रिबेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। तो बिल डिस्काउंटेड के ऊपर जो भी हमारे रिबेट है वो हम अदर लायबिलिटी में लेंगे। सिमिलरली दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे जो अगर हमारी इंफॉर्मेशन में गिवन है, कोई इनका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बैंक का, वो भी हम अदर लायबिलिटी में पुट करेंगे। तो यहाँ पे एवरी आइटम जो करंट लायबिलिटी की है वो यहाँ पे हम उसको करेंगे, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन में, चाहे वो आउटस्टैंडिंग होंगे, चाहे क्लोजिंग रिबेट होगा, चाहे वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, जो अनपेड अमाउंट्स हैं दैट हैव टू बी इंक्लूडेड इन अदर लायबिलिटी। तो ये हमारा जो है दैट बिलोंग्स टू शेड्यूल 5। तो 1 to 5 तक हम कह सकते हैं वी आर बिलोंगिंग टू लायबिलिटीज ऑफ बैंक। तो इसके साथ अब हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 2। तो शेड्यूल नंबर 2 में हमारी एसेट स्टार्ट हो जाती हैं और इस शेड्यूल का नाम होगा कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो ये हमारा हेडिंग होगा। तो हमें इंडिविजुअली शेड्यूल बनाने हैं, तो हम इंडिविजुअली शेड्यूल बनाएंगे, उसकी वर्किंग नोट को बाद में हम कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट होता है कैश इन हैंड। अब बैंक के पास कितना कैश है, यहाँ पे जो फिगर है हमारी इन 1000 है और ये रुपीज़ हैं और इन लैक्स है, सेम पॉइंट। और यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स हैं जो हम डिटेल लिख रहे हैं। अब यहाँ पे होगा कैश इन हैंड और हम लेते हैं बैलेंस विद आरबीआई। तो ये हमारा 6th नंबर शेड्यूल है। इसमें जो भी अमाउंट होगा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन में होगा, ट्रायल बैलेंस में होगा बैंक के, तो उसको पुट करेंगे हम यहाँ पे अपने अपने शेड्यूल में, उसको रिस्पेक्टिव शेड्यूल में पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट किया। तो शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7 होता है हमारे पास बैलेंस विद अदर बैंक्स, बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये बैंक की एसेट है। तो ये हमारे बैंक की एसेट होती है जो 7 नंबर शेड्यूल में होगा। तो ये हमें अपनी इंफॉर्मेशन में चेक करना है, ट्रायल बैलेंस में चेक करना है, जो भी उनका अदर बैंक के पास बैलेंस पड़ा है बैंक का, तो वो भी हमारी एसेट है। मनी एट कॉल, तो ये मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, ये बैंक कभी भी शॉर्ट नोटिस पे मनी को मंगवा सकता है, अपने फंड्स को ले सकता है, दैट इज़ हिज एसेट। तो ये भी बैंक की एसेट है। तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं बैलेंस विद फॉरेन बैंक्स, ये भी इंक्लूड होगा, फॉरेन बैंक्स भी इंक्लूड होगा और यहाँ पे डोमेस्टिक बैंक्स भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो भी फॉरेन और डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनके पास जो भी बैलेंस है दैट विल बी इंक्लूडेड। एंड फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे इसी कॉलम में एक मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस भी लेना है। तो ये शेड्यूल 7 ही होगा। जो भी हमारे एडिशन होंगे तो ये आएगा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये बैंक की एसेट है, एनी शॉर्ट नोटिस पे बैंक अपने फंड्स को ले सकता है। तो दैट इज़ हिज डिपॉजिट मनी, दैट इज़ हैज एसेट। तो हम इसको एसेट लेते हैं और ये हमारा होगा शेड्यूल नंबर 7। तो ये हमें माइंड में रखना है, दैट विल बी रुपीज़ इन थाउजेंड्स और लैक्स। ये हम प्लस करेंगे जो भी हमारा अमाउंट बनेगा, तो ये अमाउंट को हम फाइनली बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। उसके बाद शेड्यूल नंबर 8। अब शेड्यूल नंबर 8 में हमारी आती हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट लेनी है। इन्वेस्टमेंट में भी इन द शेयर्स, यहाँ पे हमारी स्टॉक में भी हो सकती हैं, शेयर में भी हो सकती हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड भी हो सकती हैं, करंट भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी बैंक की इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट में बी शेयर्स, शेयर की फॉर्म में होंगी, डिबेंचर की फॉर्म में होंगी, तो कई तरह के स्टॉक्स में होंगी। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो भी है, चाहे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो शेयर्स की फॉर्म में है, एवरी इन्वेस्टमेंट
दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू दिस कॉलम, तो इस हम शेड्यूल में लेंगे। तो जो बैंक की इन्वेस्टमेंट है दैट विल कम इन द शेड्यूल 8 और इसका हम टोटल भी लगा देंगे। तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, स्टॉक्स होंगे, शेयर होंगे, दैट विल बी कमिंग इन दिस अंडर। तो उनका टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जनरली हमारे पास होती हैं इन द शेड्यूल नंबर 8। तो ये हमें शेड्यूल्स को माइंड में रखना है। तो नंबर 9 में आता है एडवांसेस। तो ये हमें माइंड में रखना है, एडवांसेस जो बैंक ने एडवांस दिए, जो लोन्स दिए, उसको हम एडवांसेस में लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अलग तरह के लोन्स, जो भी बैंक ने लोन्स दिए, जो भी बैंक ने कैश क्रेडिट दिए, जो भी बैंक ने ओवरड्राफ्ट दिए, दीज आर ऑल एडवांसेस। और सिमिलरली बिल्स परचेज्ड, जो बिल डिस्काउंट करके बैंक ने परचेज किए, जो भी बिल परचेज है, दीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द एडवांसेस। तो बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। तो दोस्तों जो डिस्काउंट इनकम है ये हम ले जाते हैं शेड्यूल नंबर 13 में, जो प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड होती है। अगर हम रिमेनिंग बिल परचेज की बात करते हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन शेड्यूल नंबर 9। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। अगर डिस्काउंट इनकम होगी दैट विल कम इन शेड्यूल 13, वहाँ पे हम लेंगे। अगर रिबेट है तो लेस हो जाएगा। रिमेनिंग जो बिल परचेज्ड हैं, जो हमारे लैक्स करोड़ रुपीज़ के बिल परचेज्ड हैं, अब वो बैंक की एसेट है क्योंकि बैंक ने पे कर दिया डिस्काउंट करके, अब बैंक को रिमेनिंग मनी मिलेगी, तो दैट इज़ देयर एसेट। तो उसको कहते हैं एडवांसेस। तो जो भी बैंक ने लोन दिया, कैश क्रेडिट दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए, जो भी बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड हैं, तो ये हमारा पार्ट इंक्लूड होता है एडवांसेस में। तो इनके भी रुपीज़ इन 1000 और इन लैक्स में होते हैं। तो ये भी हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों शेड्यूल नंबर 10। अब शेड्यूल नंबर 10 बिलोंग करता है फिक्स्ड एसेट्स। अब बैंक की प्रॉपर्टी हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे, हमारे सामने गिवन होगा। यहाँ पे फर्नीचर भी हो सकता है, उनकी मॉर्टगेज बिल्डिंग भी हो सकती है बैंक की। अब यहाँ पे बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, बैंक के पास मशीनरीज भी हो सकती हैं। तो जो भी उनकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टूल्स भी हो सकते हैं, बिल्डिंग भी हो सकती है, जो भी उनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी है दैट विल बी इन रुपीज़ इन थाउजेंड्स। एक बार हम 1000 में लिख लेते हैं और उसके बाद हम अमाउंट को पुट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट विल बी इंक्लूडेड ऑफ फिक्स्ड एसेट। सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट विल बी पुट हेयर एंड दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड एसेट को भी लिया। उसके बाद जो हमारा 11 शेड्यूल होता है दोस्तों, ये है शेड्यूल नंबर 11। इसमें हम लेते हैं अदर एसेट्स। अब जो फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ के जो अदर एसेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं? जैसे हम कहते हैं कोई एक्रूड इनकम। अब बैंक की कोई एक्रूड इनकम है, कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जो उनकी एक्रूड है, जो बैंक को मिलनी है, इन्वेस्टमेंट इनकम, एनी एक्रूड इनकम, एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिनको हमने फिक्स्ड एसेट में भी लिया, नहीं लिया, जो कैश में भी इंक्लूड नहीं हुई। तो अदर एसेट में जो रिमेनिंग एसेट जिनको हमने कहीं भी नहीं लिया, दीज आर एसेट दैट शुड बी टेकन इनटू शेड्यूल नंबर 11। तो दोस्तों हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 11 तक होता है। एक हमारा शेड्यूल बनेगा 12। अब 12 में हम लेते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। तो ये हमारा लायबिलिटीज़ का होता है कंटिंजेंट, विच में हैपन, विच मे नॉट हैपन। इनकी अभी मटीरियलाइजेशन नहीं हुई है, इट मीन्स दीज आर नॉट श्योर। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ आर नॉट मटीरियलाइज्ड, इसका मतलब अभी ये कंटिंजेंट ही हैं, इसका मतलब दीज विल बी आउटसाइड द बैलेंस शीट। तो इनको हम बैलेंस शीट के नीचे नोट बना के लिख लेते हैं, एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल।
तो 12 शेड्यूल को हम टोटल में अपना इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 11 शेड्यूल तक ही अपनी बैलेंस शीट को इंक्लूड करेंगे। तो ये हम ओनली नोट ही लिखते हैं, यहाँ पे नोट लिख के हम लीव कर देते हैं, क्योंकि दीज आर कंटीजेंट लायबिलिटी। इनका परफॉर्मा, इनके बारे में हम कह सकते हैं दीज आर एंडोर्समेंट्स। अब इनकी पहचान क्या है? एंडोर्समेंट्स एंड गारंटीज। और ये हमारी यहाँ पे पहचान है, जिनको हम कहते हैं एक्सेप्टेंसीज एंड एंडोर्समेंट्स। तो कुछ भी हम कह सकते हैं, ये हमारी होती हैं एक्सेप्टेंसीज एंड एंडोर्समेंट्स। जो हमने एंडोर्समेंट किए हैं, हमने सेंड किए हैं, लेकिन उनकी अभी लायबिलिटी मैच्योर नहीं हुई, दीज आर नॉट मटीरियलाइज्ड। तो यहाँ पे जो भी गारंटीज़ हैं अभी उनका टाइम नहीं आया, इसको हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़। तो ये हमारा शेड्यूल बाहर रहता है। तो 11 शेड्यूल तक हम बनाते हैं दोस्तों, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इसके बाद अब मैं थोड़ा सा क्लियरली एक बार इसका टोटल हम परफॉर्मा बना लें, जो हमारी क्लब्ड बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट ऑफ बैंक। तो हम कैसे बनाएंगे किसी भी पर्टिकुलर बैंक में? पहले हम शेड्यूल को अलग बनाते हैं वर्किंग नोट में, फिर हम उनको सेपरेटली डिटेल्ड कॉलम में बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब यहाँ पे हम शो करते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमारा होता है शेड्यूल नंबर, और यहाँ पे हमारा होता है अमाउंट इन लैक्स। ये हमारा फाइनल कॉलम बनेगा बैलेंस शीट। अब यहाँ पे पहला टॉपिक मेरा होगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी इंक्लूड हो रही है और कैपिटल भी हो रही है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा कैपिटल। अब कैपिटल कौन सा शेड्यूल है? नंबर 1। उसके बाद हम लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये होगा शेड्यूल नंबर 2। उसके बाद होंगे डिपॉजिट्स, जो भी हमारे डिपॉजिट है वो बैंक की लायबिलिटी हैं, बैंक ने रीपे करने हैं। उसके बाद बोरिंग्स, अब बैंक ने अपने बीच में और आरबीआई में क्या बोरिंग की हैं, ये भी उसकी मेन लायबिलिटी है। उसके बाद हम लेते हैं अदर लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। अब यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हो सकता है अगर टैक्सेशन देना है, और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अलग तरह की जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं टोटल, दैट विल बी इंक्लूडेड हेयर, जिसमें हमारे सन्ड्री क्रेडिटर भी हो सकते हैं, कोई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। जो भी लायबिलिटीज़ है दीज विल बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल नंबर 5। उसके बाद दोस्तों हमारी एसेट स्टार्ट होती हैं। नंबर 6 में हम लेते हैं कैश एंड विद आरबीआई। अब बैलेंस विद आरबीआई और कैश कितना होगा? तो यहाँ पे हम लेते हैं शेड्यूल नंबर 6। उसके बाद बैलेंस विद बैंक्स। अब अदर बैंक्स के पास उनका क्या बैलेंस है, एंड मनी एट कॉल। अब यहाँ पे लेते हैं एंड शॉर्ट नोटिस, ये हमारा होगा 7। उसके बाद हम लेते हैं, हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल हमारा होता है 8। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एडवांसेस, बैंक ने एसेट के लिए जो भी एडवांस दिया, अब यहाँ पे जो भी लोन्स पब्लिक को दिए हैं, दीज विल बी इंक्लूडेड इन द एसेट। तो यहाँ पे पब्लिक के लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यानी बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, दीज विल बी इंक्लूडेड इन एडवांसेस। उसके बाद हम लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास होती हैं 10 नंबर। उसके बाद लेते हैं अदर एसेट्स। तो दोस्तों लास्ट हमारा जो इंक्लूड होने वाला वो होता है अदर एसेट्स, जिसमें हर तरह की एक्रूड इनकम, जो भी इनकम रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट की इनकम, एक्रूड इन्वेस्टमेंट, जो भी उनको इनकम मिलनी है बैंक की, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द अदर एसेट। जो हमारा 12 होगा दैट विल बी आउटसाइड द बैलेंस शीट, क्योंकि वो हमारा होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जिसको हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़, लायबिलिटी स्टिल नॉट मटीरियलाइज्ड। तो इस तरह से हम अपने शेड्यूल को बनाते हैं। वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ शेड्यूल। तो यहाँ हमें शेड्यूल को माइंड में रखना है। तो टोटल हम कह सकते हैं 1 to 11 जो हमारे शेड्यूल हैं टू बी एडेड इन बैलेंस शीट, ये हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। एंड 12 शेड्यूल इज़ ऑफ कंटिजेंट।
अब कंटीजेंट का मीनिंग होता है दोस्तों विच मे हैपन और विच मे नॉट हैपन, इसलिए इसको बाहर रखा जाता है। तो इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक गिवन बाय RBI गाइडलाइंस। तो आई होप that will be clear to you, and we have to learn according to performa, and we have to post various schedule first। पहले हमें अलग अलग शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। जो शेड्यूल हमारा स्टार्ट होगा कैपिटल से, और पहले हमारी स्टार्टिंग होती है लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, क्योंकि पहला पोर्शन हमारा कैपिटल का और लायबिलिटी जो हमारी चलेंगी 1 to 5। तो इन दिस वे 1 to 5 हम लायबिलिटी के लिए लर्न करेंगे, और अगर हम 6 to 12 करते हैं 12 विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये हमारा एसेट के लिए होगा। तो ये हमें शेड्यूल को दोस्तों लर्न करना पड़ेगा। पहले हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, उसका टोटल लगा लेंगे। अल्टीमेटली व्हेन फाइनली बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे देन टोटल विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और यहाँ का जो टोटल है 5 शेड्यूल का दैट विल बी मैचिंग टू 11 शेड्यूल। तो बोथ लाइन्स विल बी देयर बिकॉज बैलेंस शीट आफ्टर, है ना, मिमिकिंग द बैलेंस शीट दैट शुड मैच। तो ये हमारी मैच करनी चाहिए। 5 शेड्यूल हमारे लायबिलिटी के होंगे, उसके बाद हमारी 6 से एसेट स्टार्ट होती हैं, एंड वी हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली। और इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन दोस्तों यहाँ पे पोस्ट करूँगा, एंड प्लीज़ कीप वाचिंग, है ना। तो कोई भी अगर आपका कमेंट है दैट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव, यू मस्ट गिव मी एंड यू मस्ट ब्रिंग मी नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।